लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और उस जनता के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं। ये है हमारी संसद। संसद में बैठकर जन कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजीपतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फंस चुका है। सरोकार मीडिया ने तय किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहत हम देश और समाज की उन समस्याओं को उठाएंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राष्ट्रहित में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारी देशवासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाव प्रेषित करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए सैकड़ों साक्षात्कार किए हैं और एक से एक शख्सियत से आप लोगों को रूबरू कराया, लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद तथा वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, योग्य, कर्मठ और जनाधार वाले नेता डॉक्टर उदित राज से, डॉक्टर उदित राज साहब से मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है उसमें कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं जो तत्काल प्रभाव से पूरे विपक्ष को एकजुट होकर उनको बेदखल करने के लिए रणनीति बनाना चाहिए और उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, मुख्य मुद्दे कांग्रेस पार्टी के क्या क्या होंगे और आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को क्या रणनीति अपनाना चाहिए, उसमें उनके अनुभव का भी हम आकलन समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो अभी 22 में चुनाव होना है उसमें कांग्रेस रणनीति अपनाए और पंजाब में जिस तरीके से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो 36 का आंकड़ा है उसमें कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने जिस तरह से सुलह सफाई कराने की और एकजुटता करने की पहल की है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं पूर्व सांसद एवं वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज जी से। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ बनाया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके तौर पर आपने पूरे देश में इस समाज को एकजुट किया और उनकी लड़ाइयों को हमेशा आप आंदोलन का रूप देकर सरकार के ऊपर दबाव बनाते हुए लड़ते रहे हैं। आपका अनुभव क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में इस समुदाय का काम आसानी से होता था, इस परिसंघ का, कि कांग्रेस के शासनकाल? विपक्ष की हालत इस समय कैसी है और उसको क्या करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में या नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया और
झूठ ही बोलते हैं। कल इन्होंने जो देश के नाम पर संबोधन किया, सरासर झूठ। ऐसा झूठा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं। और यह कहा कि राज्यों की मांग थी कि टीका वो खरीदेंगे, जबकि राज्य सरकारें चिल्ला रही थी, कोशिश भी किया था खरीदने का बाहर से, इंटरनेशनल टेंडर भी फेल हुआ था और दोषारोपण उनके ऊपर लगा दिया, जबकि सारी गलती इनकी है। जब इंग्लैंड, अमेरिका और दूसरे देशों ने पिछले वर्ष जून जुलाई अगस्त में टीका का ऑर्डर कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस बार जनवरी में एक थोड़ा सा ऑर्डर किया था जो पर्याप्त नहीं था आबादी के। ये चुनाव में लगे हुए थे, कोरोना फैला रहे थे पूरे देश में, और कुंभ मेला के जरिए पूरे देश में इतना तेजी से कोरोना फैला है कि उसका अंदाज नहीं लगा जा सकता। लोग गांव से आए, शहरों से आए, बसों से आए, शरीर से शरीर सटा करके नहाए, भीड़ बहुत थी, लौट के गए तो मौत का बम बन करके गए, गांव के गांव लोग मर गए। तो इनको केवल वोट दिखता है, चाहे झूठ का सहारा लेना पड़े, धर्म का सहारा लेना पड़े, और हिंदू मुस्लिम का जहर फैला कर। और देश इस समय जो जीडीपी है, विकास दर है हमारे, वो दुनिया में 166 रैंक, यानी इतना ज्यादा नीचे है। और बांग्लादेश से भी गरीब हो गए। अफ्रीका के जो 20 देश हैं जिनको भेदभाव की सोच के कारण हम लोग हबशी कहते हैं, निग्रो कहते हैं, ये तो गरीब हैं, वो उनमें से 20 ऐसे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय हमारे से ऊपर हो गई। तो देश तो गड्ढे में गिरा दिया है झूठ बोल करके। रहा विपक्ष की बात है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी जैसी तमाम संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया, और जो भी बोला, आवाज उठाई, उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया। और पुलवामा की घटना में अभी भी लोग संदेह है, लेकिन इतना तो है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या आपका वोट पुलवामा के शहीदों के नाम से पड़ सकता है क्या, तो नेशनलाइज करके जीता। अब थोड़ा बहुत विपक्ष में भय की कमी हो रही है, भय कम हो रहा उनमें, नहीं पहले ज्यादा डरे हुए थे। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा काम किया, जो निडरता दिखाई, उसके वजह से परिस्थितियों में बदलाव आ रहा। और कोविड के वजह से जिस तरह से लाखों लोग मरे, मुझे लगता है कि 40-50 लाख लोग मर गए होंगे, इसके तो छुपाया जा रहा है। आंकड़े अभी केवल लगभग 4 लाख बताए जा रहे हैं। स्थिति ऐसी उपजी की 3-3 दिन की वेटिंग शुरू हुई, 150-200 लाख से। अगर उसको आधार मान लें तो 40-50 लाख लोग इस देश में मर चुके होंगे। तो ये तो स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक की बात है, उत्तर प्रदेश में अच्छा स्कोप है, और न वहाँ अपराध रुका, न रोजगार मिला, नफरत जरूर ज्यादा फैली, गुंडागर्दी वहाँ की सरकार ने किया। जो मानवाधिकार के कार्यकर्ता थे, जो भी आवाज उठाया, जो सच बोलने की कोशिश किया, चाहे पत्रकार रहा, और खास तौर से अल्पसंख्यक टारगेट पे रहे, दलितों का बड़ा शोषण हुआ। तो वहां पर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस भी सक्रिय है, और इस बार जनता उत्तर प्रदेश की वो लड़ेगी चुनाव। कई बार जनता चुनाव लड़ती है, जैसे बंगाल में जनता चुनाव लड़ी,
टीएमसी ने तो चुनाव लड़ा, लेकिन जनता भी लड़ी जी। तो ऐसी परिस्थिति है। जहां तक पंजाब की बात है, पार्टी बड़ी है, मतभेद होते रहते हैं। अभी जो योगी और मोदी का मतभेद हुआ इतना जबरदस्त, और उसकी तुलना में इतना बड़ा मतभेद नहीं पंजाब का। मोदी मीडिया उसी को ज्यादा उछालती है। अगर मतभेद भी नहीं है तो मीडिया जो है उसको खोद करके, खुरच करके उसको बड़ा बना देगी, और झगड़ा नहीं भी संभव है तो झगड़ा लगवा देती है। तो आंतरिक मामले हैं वो, उनको सुलझा लिया जाएगा। तो यही आज की परिस्थिति है। इतना बुरा हालत में देश कभी नहीं हुआ होगा जितना अब है। और इस देश से जितना लोग 4-5 सालों में छोड़ के भाग गए हैं, देश जो अमीर हैं भाग रहे हैं, ये हालत है। तो हर जगह दुर्दशा है, हर जगह झूठ है। अडानी अंबानी चला रहे हैं। किसान आंदोलन, किसानों की मांग कितनी जायज है, आज साल भर से आंदोलन वो लोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय जरूरत थी महामारी को रोकने की, जरूरत थी अध्यादेश लाने के लिए कि सबको, या कोई भी शासनादेश कि सबको हाथ में, सबके हाथ में पैसा हो, नकदी हो, छोटे मझोले कारोबार चलें, दवाएं को मिलें और सहूलियतें हों। लेकिन अडानी अंबानी के पक्ष में 5 जून 2020 को इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया कृषि से संबंध में। ऐसी क्या जरूरत थी जहां महामारी हो, ऐसे में क्या जरूरत थी, इतनी आवश्यकता थी अडानी अंबानी के लिए कर गुजरने का? तो आज इस देश में पूंजीपतियों की साठगांठ है, और पूंजीपति इस देश का जातिवादी, मनवादी विचारधारा, सांप्रदायिक विचारधारा और तानाशाही, ये सब का एक जो गठजोड़ है वो देश को बर्बाद कर रहा है। तो देश इतनी खराब हालत में कभी नहीं रहा जितना इस समय खराब हालत में देश की हालत बहुत खराब है। आपने कहा कांग्रेस के शासनकाल में जो निजीकरण हुआ जिस तरीके से, उसी को आधार मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाप शनाप तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रमों सहित रेलवे को भी निजी हाथों में सौंप रहे हैं। तो इसको रोकने की जिम्मेदारी या इसके खिलाफ आंदोलन करने की जिम्मेदारी कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की है। तो क्या नरेंद्र मोदी इतने बड़े तानाशाह और ताकतवर हो गए कि विपक्ष के होते हुए भी वो ये सब करने में कामयाब हो रहे हैं? 2014 में आए तो जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया और ब्यूरोक्रेसी को डरवाया, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे संस्थाओं के ऊपर नियंत्रण किया और अदालत के ऊपर नियंत्रण किया, तो ऐसा माहौल बना कि उस माहौल के आदी नहीं थे विपक्ष भी आदी नहीं रहा, वो डर गए, सहम गए। ये सच्चाई है, डर गए। क्योंकि अपराधीकरण इतना हुआ, जब व्यक्ति कोई क्राइम करता है या भय पैदा करता है तो उसकी एक सीमा होती। जब स्टेट सरकार जब क्रिमिनल हो जाए, क्राइम करने लगे, षड्यंत्र करने लगे, तो लोग विचलित हो गए। और इस देश की जो जनता की मानसिकता है हीरो वर्शिप की, कि कोई हीरो पैदा हो और तब जाकर के वो कुछ करके दे, जनता नहीं निकलती। ब्राजील में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कोविड को की मिसहैंडलिंग किया, सड़क पर लोग आ गए। यहाँ सड़क पर आए, इतने लोग मर गए। इस भारत की जमीन
या यहाँ के लोगों की जहनियत ही यह है कि अगर सबका भला होगा तो हमारा भला होगा, और हमारे अकेले जाने से कुछ तो होगा नहीं। अगर बिजली का रेट बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है, अत्याचार बढ़ गया है, तो चलो कोई न कोई तो जाएगा, हमारे अकेले से क्या होता है। तो इस देश की जनता में डेमोक्रेटाइज माइंड नहीं है, जनतांत्रिक मानसिकता नहीं है। जनतांत्रिक मानसिकता और आजादी की मानसिकता जहाँ होती है, लोग निकल पड़ते हैं। चाहे अजरबैजान हो, बेलोरस्सा हो, या इजिप्ट हो, टर्की हो, तमाम सारे देशों में लोग सड़क पर आ जाते हैं। अमेरिका में फ्लॉयड जो अशोक था, उसकी हत्या पर वहां का जो विपक्ष डेमोक्रेटिक पार्टी ने आंदोलन नहीं किया, जनता आंदोलन किया। तो जनता भी कसूरवार है इस देश में, और वो निकलती नहीं। अब तो इतना आदी हो गई है कि जनता की समस्या हो तो भी जनता उम्मीद करती है कि कोई नेता आए, अगर मान लो आंदोलन करने की जरूरत है, धरना प्रदर्शन, तो वो अपना पैसा खर्च करके उनको ले जाए। तो इस देश की मानसिकता बदलने में समय लगेगा, उसका इन्होंने फायदा उठाया है। तो किसका लाभ इन्होंने लिया है? और कांग्रेस ने जो निजीकरण शुरू किया था 91 के अंदर, वो एक लिमिटेड एरिया में किया था, जो भी ठीक नहीं था। लेकिन जितना निजीकरण करते उससे ज्यादा रोजगार सृजन भी करते थे, विभागों का डेवलपमेंट होता था, एक्सपेंशन होता था। तो कुल मिला के नौकरियां खत्म नहीं होती। लेकिन इन्होंने क्या, आते ही सब ठेकेदारी पर, संविदा के ऊपर, और अडानी को दे देना, पोर्ट अडानी को दे देना, सिविल एविएशन अडानी को दे देना, रेलवे अडानी को दे देना, कोल अडानी को दे देना, अंबानी को पेट्रोल दे देना, कम्युनिकेशन दे देना, और अब तो कृषि क्षेत्र भी उनको देना। जैसे कि मोदी जी की ये जागीर खुद माँ बाप की जैसे संपत्ति हो, बांट रहे हैं इस तरह से। जब इस देश के लोग भूखे तड़प रहे हैं और MBA इंजीनियरिंग किए हुए लोग 10,000, 7,000, 15,000 पर काम कर रहे हैं, और बेकार अर्थव्यवस्था इस देश की ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा अमीर यहीं से पैदा हुए, एशिया का प्रथम और द्वितीय, यानी अंबानी सबसे ज्यादा अमीर, अडानी। इनके व्यापार में मुनाफा इतना बढ़ा, तो ये क्या है? ये लूट है। आपने जैसा बताया कि एक तरफा अंधानुकरण करते हुए अनाप शनाप तरीके से जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इसके रोकने के क्या उपाय हैं, और वास्तविक तौर पे राजनीतिक दलों को जो है इसमें क्या करना चाहिए, इस पे कुछ प्रकाश डालिए कि किस तरीके से ये रुकेगी कहानी। मैंने जवाब दे दिया है इसका, बाकी ज्यादा रह नहीं गया है कि विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए तो नहीं निभाई। वो डर गया विपक्ष, और ईडी सीबीआई में राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो हर मुद्दे के ऊपर बोलते हैं और लड़ते हैं। चाहे चीन भारत के अंदर आ गया, मोदी जी इतना ज्यादा चीन से डरते हैं कि डर की वजह से चीन का नाम ही नहीं लिया, जबकि छोटा देश का भी अगर प्रधान होता, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता, तो जरूर लेता। इतना डरते हैं। अगर ताकतवर मिल जाए तो मोदी जी से ज्यादा कोई कमजोर और डरपोक नहीं है। कमजोर मिल जाए तो इनसे ज्यादा कोई बहादुर नहीं। तो अब सीबीआई, ईडी और किसी का खिलाफ षड्यंत्र करके और फूट डाल करके और गलत केस में फंसा करके, ये बहादुरी नहीं। परिसंघ है, आज तक पूरे देश में परिसंघ ही एक ऐसा संगठन है जो जनता के बीच निजीकरण के खिलाफ गया। ट्रेड यूनियन फेल हो रही है,
और बहुजन समाज पार्टी गिरवी होगी दिया अपने आप को भाजपा के हाथ में, ताकत उनके पास ज्यादा है। अगर वो मैदान में उतरते तो हो सकता है। और कांग्रेस ने भी विरोध किया निजीकरण का, सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सड़कें जाम होना चाहिए, रास्ते जाम हो जाना चाहिए, नहीं किया। इसमें सबसे ज्यादा दलित को आगे आना चाहिए था, आदिवासी को आना चाहिए। और यह दुर्भाग्य है कि बैकवर्ड का आज कई करोड़ नौकरी उसकी दबी हुई है, या उसकी नौकरी पड़ी हुई है अगर मंडल कमीशन के हिसाब से जोड़ा जाए तो। और वो बैकवर्ड राम मंदिर बनाने में लगा हुआ और हिंदू में लगा हुआ। मैं तो नहीं कहता कि इस देश में कोई हिंदू है नहीं, कोई हिंदू नहीं है, ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई वाल्मीकि है, कोई गुर्जर है, कोई यादव है, कोई हिंदू नहीं। लेकिन फिर भी चालाकी बसार से बीजेपी ने सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ और रिजर्वेशन के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ माहौल पैदा करके लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो जो भूमिका होनी चाहिए नहीं हो पाया, दुर्भाग्य है। हमारी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हम लड़ सकते। फिर भी कोरोना के समय में भी हम 26 नवंबर 2020 को भी विरोध किया। IDBI बैंक बेचा गया है, इसके पहले एयरपोर्ट बेचा गया, अब कुछ और बैंक बेचे जा रहे हैं, LIC बेची जा रही है, BSNL बेचा गया। तो यह देश, जैसे मोदी जी ने कहा था कि मैं यह देश नहीं बिकने दूंगा, तो उसका मतलब उस समय समझ में लोगों को नहीं आया कि कोई और न बेचे, खुद ही बेचेंगे, और तो बेच रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के बड़े बड़े नेता यहाँ हुए हैं, उनमें से एक आप भी हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस समुदाय का पूरी तरह से ईमानदारी से उत्थान नहीं हो सका? जैसा कि आपने कहा, बहुजन समाज पार्टी एक ताकत है, और मेश्राम साहब जो है बामसेफ जो है चला रहे हैं, ऐसे ही जो है छोटू भाई वसावा आदिवासी नेता हैं, हेमंत सोरेन आदिवासी नेता हैं, अमित जोगी आदिवासी नेता हैं। इस तरह से ये सब लोगों के होते हुए भी जल, जंगल, जमीन और इस समुदाय का SC, ST, OBC तीनों को अगर जोड़ लिया जाए तो ईमानदारी से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आप उन नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं या राजनीतिक दलों को जो इनमें फूट डाल के अपने अपने पाले में इनको खींच ले जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से सपना बेचा काशीराम जी ने, मायावती जी ने, कि हम हुक्मरान बनेंगे, और किसी अधिकार को बचाने के लिए कभी लड़ा नहीं, न संसद में और न विधानसभा में, न सड़क पर कभी उतरे। हर समस्या का एक जवाब दिया, हम सत्ता में आएंगे तो ठीक करेंगे। उससे क्या है कि हर चीज फिसलती चली गई, कुछ बोला नहीं। 1990 के पहले के ही सारे जो योजनाएं हैं या कार्यक्रम हैं, उन्हीं के वजह से दलित समाज का उत्थान हो पाया। चाहे SC, ST एक्ट हो, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल प्लान, रिजर्वेशन लागू करना हो, किया हो, पदोन्नति में आरक्षण हो, जमीन, भूमिहीनों को जमीन देने, और बहुजन समाज पार्टी ने दिया कुछ भी। एक दूसरा, इसमें काशीराम जी ने कहा कि तुम लोग सब अपनी जातियों को जाकर इकट्ठा करो। अब जातियां सब थोड़ा बहुत जात के नेता हो गए, प्रजापति के हो गए, पाल के भी हो गए, खटिक के भी हो गए, कोली के, पासी के नेता पैदा किया कि जाओ अपने जाति को जगाओ। लेकिन जगा तो दिया, और जगाया किस नाम पर कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी भागेगा। अब कुर्सी लगने लगी एक मायावती की, तो
उर्मी भी भाग गए, मौर्य भी, कुशवाहा भी भाग गए, सब भागते चले गए। तो इसमें जातिवाद और बंटवारा हुआ था। दूसरी बात है कि जो भाषा और जो आलोचना सवर्णों के खिलाफ हुआ करती थी शुरुआत में, वो संस्कृति और संस्कार का हिस्सा हो गया है। तो एक वर्ग केवल सवर्णों को गाली दे करके, सम्मेलन बैठक सवर्णों की आलोचना करके समझता है क्रांति का। मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरना, इशू को लेकर सड़क पर उतरना, वो नहीं हुआ। इसकी वजह से ये सब खत्म हुआ, गड़बड़ हुआ। तो ये जो दलित मूवमेंट आया है, इसका दिशा गलत है। आदिवासी समाज में जागृति बहुत कम, आरक्षण का लाभ जहां मिला तो थोड़ा बहुत जाग गए, वरना उन्हें पता ही नहीं धीरे धीरे। और मुझे इस बात का सबसे ज्यादा डर है, और डर क्या है, सच्चाई भी है, कि जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो शिक्षा भी खत्म होगी। अब अगर शिक्षित वर्ग नहीं रह पाएगा, नौकरी वर्ग वाला नहीं रह पाएगा, तो समाज का नेतृत्व देने वाला नहीं रहेगा। एक गुलाम समाज फिर से और गुलाम हो जाएगा। यह बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए आरएसएस बीजेपी निजीकरण कर रही है, सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है और शिक्षा ज्यादा से ज्यादा उसका निजीकरण कर रही है। आदिवासी नेता और 4 बार के छत्तीसगढ़ के सांसद सोहन पुटाया जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अनुसूची 5 में जो नियम कानून संविधान के द्वारा प्राप्त हैं आदिवासियों को, उनके क्रियान्वयन में अधिकारी लापरवाही करते हैं और मिली भगत करके अडानी और अंबानी को जमीनें दे रहे हैं। इससे नक्सलवाद बढ़ रहा है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एकजुट होकर उनके खिलाफ ऐसा नियम बनवाना चाहिए ताकि जो इस तरह की हरकत जो अधिकारी करे उसको आपराधिक मुकदमे में FIR करके उसको जेल भेजा जाए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? काम तो उनको करना चाहिए, इसका जवाब मैं क्यों दूंगा। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 की बात है, और उनके लैंड का, उनके जो काउंसिल है, उनका लोकल लॉज हैं, कस्टमरी लॉज हैं, उसके हिसाब से उनका पैसा, उनकी खेती, ये सब प्रोटेक्शन है। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो छीनने जा रहे हैं। तो अब हर मुद्दे को लेके तो नहीं लड़ा जा सकता है, तो लड़ना चाहिए उन लोगों। मायावती काशीराम जी के सिद्धांतों और उसूलों से जो है भटक गई हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे करके उनके अपने नेता छोड़ते जा रहे हैं और अभी 7 लोगों को एक साथ बहन जी ने निकाल दिया है। इस बात की भी चर्चाएं हैं कि प्रियंका गांधी जी से उनकी मुलाकात है, बसपा और कांग्रेस मिलकर जो है यूपी का चुनाव लड़ना चाह रही है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? मुझे तो कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि कांग्रेस को दुश्मन नंबर 1 मानते हैं, बीजेपी को नंबर 2 मानते हैं। ये तो कोई कपोलकल्पित बात कर रहे हैं, जो कि काशीराम जी की बुनियादी इनकी कांग्रेस रही है। और बसपा माइंडेड हो चाहे भीम आर्मी के लोग भी मैं देखता हूँ, सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर अटैक करते हैं और बाद में बीजेपी को अटैक करते हैं। तो उसमें कोई मुझे तथ्य नजर नहीं आता। जो आप सवाल कर रहे हैं इसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता। हो सकता है आपके पास में सूचना हो, अच्छी बात है। और दूसरी बात है, मैं 2 अभी इनके बड़े नेताओं के बारे में सुना है। एक कोई लालजी वर्मा जी हैं, रामचंद्र राजभर जी हैं, मुलाकात तो कभी नहीं है। ये लोग बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, इनको भी निकाला है। तो जितने चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे या सारे जितने लोग रहे, इन सबको जितना बसपा के बुनियाद में रहे हैं, करीब करीब सबको निकाल ही दिया है। क्योंकि वहां तो कोई बोल नहीं सकता। एक टाइम में ऐसे थे कि 26 MP थे, 14-15 राज्यसभा के मेंबर थे, 40-45 थे, चाहते तो बहुत मामले हल करा सकते थे। संसद में रोज मुद्दों को, जमीन के मुद्दे, स्कॉलरशिप के मुद्दे, हॉस्टल के मुद्दे, फसल कंपोनेंट प्लांट के मुद्दे, दलितों का उद्धार कर देते
इतनी ताकत मिली थी, लेकिन डर के वजह से कोई एमपी बोलता नहीं था और मायावती जी को बोलना आता नहीं, विषय उनको समझ में आता नहीं भी समझ में आता तो मोटा मोटी बात तो कर सकते थे, भाई जितने करोड़ों लोगों को पट्टा दिया है, पट्टा के ऊपर उनका कब्जा होना चाहिए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा SC ST को पैसा है स्पेशल कंपोनेंट प्लान में, इनके लिए 10-20 यूनिवर्सिटी अलग अलग बन जानी चाहिए। ये पैसा हमारे हिसाब से हमें खर्च करने दिया जाना चाहिए। स्कॉलरशिप जो है महंगाई के दर से बढ़ना चाहिए, जो पुराना रेट है। और भी हॉस्टलों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये कुछ तो कर सकते थे लेकिन नहीं किया है, तो बसपा तो अब खत्मे की तरफ है। बहुत दिनों तक बसपा नहीं चलेगी, बीजेपी जरूर इसको जिंदा चलाएगी रखेगी। जब चुनाव आएगा 2-4 महीने पहले प्रोजेक्ट बीजेपी के द्वारा किया जाता है कि अरे बहन जी मैं अभी समय उनका आना बाकी रह गया, प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ताकि वो वोट न सपा में जाए और न कांग्रेस में जाए, वहीं वोट रहेगा। क्योंकि वो वोट स्वाभाविक रूप से बीजेपी में नहीं आएगा, तो ये फिर से षड्यंत्र होगा। 2009 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 2014 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 2019 में ये वहां से पैदा किया जाता है क्योंकि मीडिया उनके पास है। और ताकि ये जो भोले दलित हैं ये कहेंगे जब हमारे प्रधानमंत्री बन रहा था हम दूसरे क्यों वोट दें, तो वोट खराब करते हैं। दिल्ली में हाईकमान से लेके और आप जैसे सारे बड़े नेता जो हैं उपस्थित हैं और रहते हैं, उसके बावजूद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी उभर नहीं पा रही है। और अभी 8 महीने में जो है नगर निगम के चुनाव भी हैं, तो इस पर किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए या किस तरह की रणनीति होना चाहिए ताकि कम से कम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके दिल्ली जैसे देश की राजधानी में कांग्रेस जो है पुनर्जीवित हो सके। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए, इंचार्ज से बात करिए, क्या उनकी योजना है। मैं जब तक पूरी योजना नहीं बता पाऊंगा, जान पाऊंगा, तो उसका जवाब देना मुश्किल। नहीं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता का काम संगठन का मुझे थोड़ी दिया गया। संगठन का जिस दिन काम मिल गया उस दिन तो हालत देखिएगा क्या होगा इस देश में। उतनी क्षमता मैं रखता हूँ, इंतजार है, अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो काम करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर क्या इस तरह की तैयारियां करने का वक्त आ गया है? क्योंकि 5 राज्यों के अभी हाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से शिकस्त खा चुकी है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस नेतृत्व को आगे बढ़कर राष्ट्रीय लेवल पर एक गठबंधन जो है बनाना चाहिए ताकि जो है 2024 में जो है नरेंद्र मोदी को रोका जा सके? नरेंद्र मोदी रुके पड़े हुए हैं। बात है कि विपक्ष ठीक से रणनीति बना ले तो, और वरना इस समय जनता बहुत परेशान है, त्रस्त है। 81% 86% लोग इनके विरोध में। राहुल गांधी विपक्षी एकता का सूत्रधार बनने के लिए तैयार होना चाहिए या कोई और क्षेत्रीय नेता? देखिए राहुल गांधी जी ही एक हैं जो लगातार 7 साल से इनका विरोध कर रहे हैं, चाहे GST का मामला हो या चीन के द्वारा आक्रमण का है या वैक्सीन का है या जब लॉकडाउन गलत हुआ उसका विरोध करने की बात है, और जो मझोले व्यापार बर्बाद हो रहे थे कोविड के टाइम में उसको राहत देने की बात है, लोगों का हाथ में नकदी देने की बात है। उस जैसा विजनरी नेता भारत में नहीं है, दुर्भाग्य है भारत। ये नहीं कि हमारे नेता है, लेकिन आप 5-7 चीजों को बता दिया जाए। कोरोना आएगा, सुनामी आएगी, उन्होंने फोरकास्ट कर दिया, मजाक उड़ाया गया लोगों ने। बेरोजगारी की सुनामी आएगी, लोगों ने मजाक उड़ाया। टेस्टिंग ही एक इसका तरीका है रोकने का, अप्रैल 2020 में कहा, मजाक। लोगों ने कहा कि कैश लोगों के हाथ 2 इकानमी बंद नहीं होगी, लोगों ने मजाक किया। वैक्सीनेशन ही सबका, और सेंटर से खरीद को वैक्सीनेशन देना चाहिए। हर कदम पर वो आदमी सही बोला, कोई और नेता नहीं बोला।
वो जगन रेड्डी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे आप शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो, जो राष्ट्रीय विजन, ग्लोबल विजन और सब मुद्दों के ऊपर एक जो बात रख दी, वो काट्य बात रखी, जिसकी समझ रही, एक केवल परसेप्शन खराब कर दिया गया उनका आरएसएस के द्वारा प्रचार करा कर, और इस देश की जनता भूली है। मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जनता इतनी भूली, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो मुझे लगता है इस देश की जनता का ये मतलब है कि पहलवान चाहिए, भाषणबाज चाहिए। मजबूत प्रधानमंत्री वो होता है जो दिमाग मजबूत हो, यहाँ पहलवान का काम नहीं। मनमोहन सिंह जी मजबूत प्रधानमंत्री। दूसरा कहते हैं कि मजबूत सरकार, जनता के लिए मजबूर सरकार चाहिए केंद्र में। जब जब मजबूर सरकार आई, सबका भला हुआ, महंगाई रुकी, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होता, तो जनता के को में भी समझ गलत, उसको भी सुधारना पड़ेगा। और राहुल जी से बेहतर नेतृत्व इस समय देश में कोई और नहीं है। वो देश, उनको जरूरत देश की है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन देश को उनकी जरूरत जरूर है। राहुल गांधी जी का नाम डरपोक जिसके बोलता, केसीआर नहीं बोलते, चंद्रबाबू नायडू नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता, अखिलेश जी नहीं बोलते, कौन बोलता? तो राहुल गांधी जी ही विकल्प है और कोई। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।